हाय गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आप सबका स्वागत। मंगलवार का दिन है और थोड़े से ग्लोबल क्यूज दिक्कत, तो बहुत बढ़िया वो मूव्स के बाद थोड़ा सा चेक्स एंड बैलेंसेस मूव्स पे लगते हो, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट इवेंट्स प्ले आउट होंगे। और ग्लोबली जो सबसे बड़ा इवेंट है और बहुत बेसब्री सब इंतजार कर रहे थे काफी समय से, वो ये है क्लैरिटी आएगी कल जब यूएस में वो इन्फ्लेशन के आंकड़े, जून महीने के इन्फ्लेशन के आंकड़े आएंगे। खैर वहां पे तो एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि पिछली बार का जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा था उससे और ऊपर की शायद रीडिंग आती हुई नजर आएगी। कल व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी साहिबा का भी जो प्रेस को संबोधन था, उसमें उन्होंने सबको अलर्ट कर दिया कि फियरी रेड हॉट इन्फ्लेशन होगा। तो वो बाजार को मेरे ख्याल से कॉशियस अंडरटोन के साथ अप्रोच करने की बात हो रही थी। और यूएस में अब वो इन्फ्लेशन के आंकड़े कल आने हैं। हमारे लिए दिक्कत की बात कि हमारे खुद के इन्फ्लेशन के आंकड़े आज शाम को आने वाले हैं। रीडिंग जो लास्ट थी 7.04% की थी, कब? मई की। अब आनी है जून के रिटेल महंगाई, सीपीआई इन्फ्लेशन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको आरबीआई क्लोजली मॉनिटर करता है। 7% के ऊपर ही रहेगा ऐसा सीएनबीसी आवाज का अनुमान कहता है। 7.04% वाला 7.03% हो जाएगा, पर बढ़ा रहेगा। और कुछ इकोनॉमिस्ट तो मान रहे हैं कि पिछली बार से और हार्डन हो सकता है और बढ़ सकता है। तो देखना होगा आज के इन्फ्लेशन आंकड़े, और ये तब होने वाला है जब वो सरकार के तमाम स्टेप्स का पूरा इफेक्ट आना है। वो पेट्रोल डीजल पे एक्साइज कट का, वो इंपोर्ट के रोक, एक्सपोर्ट के रोक पे कई जगह लगाने का, उन सब का असर अब दिखना है प्रॉपरली। फिर भी 7% के ऊपर की रीडिंग आनी है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। खैर इस समय बाजार कैसा बिहेव कर रहा है? 5%, आधे परसेंट की कमजोरी के साथ निफ्टी इस समय ट्रेड करता हो 75 अंक दबाव में। 16,140 के लेवल्स पर हम कर रहे हैं ट्रेड। निफ्टी उतना ही दबाव है आधे परसेंट का, निफ्टी बैंक में उतने ही दबाव के साथ इस समय कामकाज होता हुआ नजर आएगा। ब्रॉडर मार्केट्स फिर से बेहतर फेयर कर रहे हैं। मिड कैप्स इन ग्रीन, ब्रेथ पॉजिटिव और ब्रेथ लगातार इंप्रूव होती चली जा रही है। आपकी स्क्रीन पे ब्रेथ आएगी 5:3 कह लीजिए इस रेशियो को। 5 बढ़ रहे हैं, 3 गिर रहे हैं। एडवांसेस की फेवर में ब्रेथ जाती हुई इस समय। तो ये है इस समय की तस्वीर। आज की हाईलाइट है वैसे जो बढ़िया मूव्स अब आईटी स्टॉक्स में बन रहे हैं कल के तगड़े प्रेशर के बाद। तो आईटी हो, टेलीकॉम हो, जो कल की प्रेशर पॉकेट्स थी वो कुछ हद तक प्रेशर से उभरने की कोशिश कर रही है। शुरुआत कमजोर हुई थी आईटी की, रिकवरी के मोड पे आया। टेलीकॉम आपकी स्क्रीन पर आएगा, भारती के चलते पिटा था, आज थोड़ी सी साइंस ऑफ स्टेबिलिटी है। बाकी बैंक्स तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा रिकवर करते करते वापस आधे परसेंट की कमजोरी के साथ इस समय ट्रेड कर रहे हैं। तो यह है अब तक की बाजार की स्थिति। लेकिन जो 45 मिनट का कंटिन्यूस सेशन हुआ है, उसके बाद वीरू मार्केट्स को लेकर अपडेट्स क्या रीडिंग बन रही है। और 16,145, 16,150, तो मोटा मोटी 16,100 के ऊपर सुबह से कामकाज कर रहे थे। अब तो 150 की ट्रेजेक्टरी में हम खड़े हुए हैं। तो समवॉट रेजिलियंस तो है, और इस समय जब एशिया की वीकनेस काफी प्रोफाउंड है। हाँ, वो यतीन से ज्यादा आशीष मोटा मोटी आप यूज कर रहे हैं, याद रखिए। मोटा मोटी हमेशा यूज करता, माटी यूज नहीं करता। सुबह से कम से मैं माटी का वो भी हो जाएगा धीरे-धीरे। संगत का सर, मोटा मोटी तो मेरा भोपाल का पुराना है यार। संगत का सर, नहीं संगत का सर है ये। खैर इस बीच अगर आप देखिए इंडेक्स को देखिए, हाँ इंडेक्स को देखिए तो आशीष देखिए मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहता हूँ कल भी बैंक निफ्टी को 200 डे माने खींचा था अपनी तरफ, और अभी भी वही हो रहा है। निफ्टी जब तक स्ट्रेंथ शो कर रहा है, देखिए निफ्टी भले ही नीचे हो थोड़ा सा, बट क्या है कि आप उस जोन को 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को डिसाइसिवली सरेंडर नहीं कर रहे हैं। इंट्राडे के लिए मेरा नेगेटिव व्यू बिल्कुल भी नहीं है। और देखिए व्यू था दो, आइदर आई विल गेट अ डिप टुवर्ड्स 16,067, 16,080 तो बाय करूंगा, या फिर मैं एक्यूट स्ट्रेंथ को बाय करूंगा। अगर 16,160 की ट्रेजेक्टरी को 16,159 पे अपना 50 डे में प्लेस्ड है, अगर हम पार करते हैं तो आशीष रेस्ट ऑफ द डे के लिए अच्छा स्विंग निफ्टी में डेफिनेटली मिलेगा। अभी कोई ट्रेड नहीं है, और निफ्टी बैंक में लॉन्ग्स हैं तो कमांड कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 200 डे में हमेशा दिक्कत देता है। कल हालांकि हम उसे पार कर चुके हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम हो गई है, बट स्टिल एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। तो नो नेगेटिव व्यूज। हाँ, निफ्टी पे 16,160 कटे तो थोड़ा सा जोर आजमाइएगा लॉन्ग साइड पे आशीष। तो भाई ये हो गया निफ्टी के लेवल, जिसको अगर कटे तो जोर आजमाने का मन। ठीक है, ये हो गया बाजार पे बात। मानस
जायसवाल.com के मानस जायसवाल आज 10 के दमदार ट्रेड्स में हमारे साथ हैं। कुछ ही देर में कोटक के श्रीकांत चौहान भी होंगे आगे। मानस के साथ साथ आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, मेरे ख्याल से जुड़ चुके हैं, थोड़ी देर में जा रहा हूं उनके पास। मार्सलेस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर सौरभ मुखर्जिया साहब होंगे आज मार्केट बिग वॉइसेस के अंतर्गत। तो काफी इंटरेस्टिंग बातचीत सौरभ सर के साथ बस करने वाले हैं हम लोग। मानस, एक स्टॉक पहले वो एनटीपीसी, पिछले कई दिनों से हम लोग पावर स्टॉक्स के मूवमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। एनटीपीसी तो मेरे ख्याल से कल भी सुबह का ट्रेड था, सचिन ने दिया था शायद, कल थोड़ा सा पस पड़ा, आज फिर से अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी रिज्यूम करता हुआ। क्या व्यू बन रहा है एनटीपीसी को लेकर दिन के हाईज पर 1.5-2% के उछाल के साथ? देखिए, कल स्टॉक ने एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट दिया, 145 रुपए के लेवल्स ब्रीच हुए। हालांकि कल हमें इंटरडे सेशन में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन उसी तरह की रिकवरी हमें आज मॉर्निंग सेशन में देखने को मिल गई है। तो ये चीज तो क्लियर है कि यहाँ पर जो ट्रेंड है वो काफी पॉजिटिव बना हुआ है। मेरा समझना है कि 152 रुपए तक के स्तर आपको जल्द देखने को मिल जाएंगे। तो अभी भी एनटीपीसी में खरीदारी करने की राय रहेगी 144 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। एनटीपीसी में बाय आप लोग राइट कर रहे हैं, और 145 के इंपॉर्टेंट लेवल ब्रीच होने के बाद अब मानस कह रहे हैं और तेजी तूल पकड़ेगी। तो इस तेजी के बीच में आप अभी भी चाहें तो एनटीपीसी खरीद सकते हैं। मानस, आपके 10 के दमदार ट्रेड्स पर आऊं, उससे पहले निफ्टी को लेकर व्यू। 16,125 की ट्रेजेक्टरी को हम अच्छी तरह से बखूबी डिफेंड कर रहे हैं, उसके कंफर्टेबली ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। लॉन्ग इनिशिएट करूंगा? नहीं, मैं थोड़ा वेट करना पसंद करूंगा। देखिए, थोड़ा इंतजार करें। अगर आप केवल, मैं इंटरडे की बात कर रहा हूं, अगर 16,160 के ऊपर निफ्टी निकले तब आप खरीदारी करिए 16,230 के टारगेट के लिए। लेकिन पोजिशनली जो मैंने मॉर्निंग में मेंशन किया था वो अभी भी कायम है कि 16,100 125 की रेंज में अगर मॉर्निंग में सस्टेन होता है, जो कि हुआ, तब आप बिल्कुल खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 16,050 का आपको लगाना है। 100 रुपए का डाउनसाइड रिस्क है, लेकिन ऊपर की तरफ उम्मीद बहुत है कि आप कंसोलिडेशन के बाद निफ्टी में एक ब्रेकआउट देखेंगे और 100 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो इंटरडे के लिए 16,160 के ऊपर खरीदारी करिए, पोजिशनली करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए 16,050 के स्टॉप लॉस के साथ। गए निफ्टी पे व्यू। मानस, आज इस समय के 10 के दमदार ट्रेड्स? तो देखिए, पहला तो गोदरेज प्रॉपर्टीज पे खरीदारी करने की राय रहेगी, क्योंकि गोदरेज प्रॉपर्टीज ने करीब 3 दिनों का कंसोलिडेशन दिखा दिया। आज स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, कंसोलिडेशन जोन के बाहर निकला है। 1315 के भाव चल रहे हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 1294 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, लेकिन ऊपर की तरफ 1365 तक के स्तर आपको गोदरेज प्रॉपर्टीज में देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा स्टॉक है एसबीआई कार्ड का। देखिए, कल भी मैंने मेंशन किया था, क्योंकि कल मेरे को लग रहा था कि कल ही हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन कल पूरे दिन कंसोलिडेशन देखने को मिला। आज फाइनली एसबीआई कार्ड ने ब्रेकआउट दे दिया है, 860 रुपए के ऊपर निकला है। तो एसबीआई कार्ड में अभी खरीदारी करिए 849 के स्टॉप लॉस से। ऊपर की तरफ 880 से लेकर 890 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज और एसबीआई कार्ड तो कल सुबह भी शायद मानस मेंशन किया था, है ना? जी, कल सुबह का ट्रेड था मानस का। हाँ, मार्केट खुलने के बाद पहला ट्रेड जो मेंशन कर रहा था वो एसबीआई कार्ड था शायद। ठीक है, वो बढ़िया ट्रेड, और आज भी मजबूती, 1% उछाल और फ्रेश बाय फिर से इनिशिएट होता हुआ। चलिए अब मार्केट बिग वॉइसेस पे फोकस करा जाए, और उस कड़ी में आज हमारे साथ मार्सलेस के फाउंडर सौरभ मुखर्जिया साहब जुड़ते हुए। और सौरभ सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। लास्ट अपडेट, लगातार जब भी सौरभ सर से बातचीत हुई कि हम लोग तो फुली इन्वेस्टेड हैं, जो भी फ्लोज आ रहे हैं मार्सलेस में हम लोग लगा रहे हैं अपने कन्विक्शन आइडियाज में, हम टाइम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं इस बाजार को। वो कन्विक्शन तो पे ऑफ कर ही रहा है, जो भी रैली हो, पुल बैक रैली हो, रिकवरी ट्रेड हो, जो भी मालूम है, बियर मार्केट में करेक्टिव मूव हो, वो आप रिजॉइस कर रहे होगे, एंजॉय कर रहे होगे। लेकिन सौरभ सर, इस पुल बैक को 15,200 से 16,200 की ट्रैजेक्टरी पर आ गए, जबकि कोई भी वेरिएबल जिसको लेकर कंसर्न्स थे अब तक ऐसे बदले नहीं है। क्या व्यू बन रहा है मार्केट्स को लेकर आप लोगों का? देखिए, हमको कुछ पुल बैक जो हुई थी उसकी कुछ लॉजिक तो समझ आया नहीं, क्योंकि इकोनॉमी की हालत, इंडिया की इकोनॉमी की हालत मजबूत थी 3 महीने पहले, आज भी बहुत मजबूत है। आप कोई भी हाई फ्रीक्वेंसी डेटा ले लीजिए, जीएसटी कलेक्शंस ले लीजिए, कोल का डिमांड, स्टील का डिमांड, कंपनी के जून क्वार्टर के प्री क्लोज अनाउंसमेंट ले लीजिए, इकोनॉमी अच्छी हालत में है। जो कुछ हद तक जो पुल बैक रही थी अराउंड इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन के कंसर्न्स, वो इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन अभी कम हो रही है, तो जाहिर है मार्केट वापस स्ट्रेंथ पिकअप कर रही है। सो मेरे को कुछ खास समझ नहीं आया था लोग इतने मायूस क्यों हो गए थे 2-3 महीने पहले। जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमने दमदार इन्वेस्टिंग करते रहे हैं, हम हर हफ्ते फ्लोज आ रहे हैं, उनको लगाते रह रहे हैं, और हमारी जो उम्मीद है कि अगले 2-3 साल में
इंडिया की इकोनॉमी आगे बढ़ते हुए भी ग्रोथ अच्छी दिखलाएगी। जो करंट क्वार्टर जो जून एंडिंग क्वार्टर है, मेरे ख्याल से जीडीपी प्रिंट बहुत अच्छा आएगा और अच्छे इकोनॉमिक रिकवरी में एक हेल्दी इकोनॉमिक पोजीशन के भरोसे अच्छे कंपनीज करीबन 20-25% प्रॉफिट ग्रोथ दिखलाएगी और हमारे निवेशक पैसा कमाएंगे। काफी सिंपल सी सिचुएशन एक्चुअली मेरे ख्याल से निवेश करने के लिए। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक आउटलुक, कॉर्पोरेट अर्निंग्स आउटलुक हेल्थी, अच्छे कंपनी में पैसा लगाइए और कमाइए। वाकई अच्छे कंपनी में पैसा लगाइए, कमाइए। सौरभ जी, जो ये कल हुआ इंसिडेंट, आई मीन टीसीएस की प्राइस परफॉर्मेंस पोस्ट क्वार्टरली अर्निंग्स, ये अर्निंग सीजन का किक स्टार्ट आपको कैसा अच्छा लगा? आई मीन पूरा बाजार टीसीएस की अर्निंग्स को लेकर निराश था, लेकिन इसके कोरिलेशन में जो प्राइस डैमेज अब तक हुआ है वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है। तो ये अर्निंग सीजन का किक स्टार्ट आपको कैसा लगा? और अभी तो हम एचसीएल टेक्नोलॉजीज के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, ये देखना अभी बाकी है कि ये एक वन ऑफ था या फिर ये स्प्रेड होगा पूरे आईटी में। टीसीएस के नंबर्स कैसे लगे सर आपको? लगे नंबर्स, अमीन आप बताइए मेरे को इसमें कमजोरी कहाँ पे है? टॉप लाइन ग्रोथ अच्छी आई है, जाहिर है। जहाँ पे इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन, जहाँ पे सैलरी कॉस्ट इन्फ्लेशन, आई एम सॉरी, टीसीएस ने साफ साफ बोल दिया था 3 महीने पहले कि 1 अप्रैल से पे हाइक्स होंगे। तो जाहिर है पे हाइक्स के माहौल में इनकी ऑपरेटिंग मार्जिन पे प्रेशर आया। बट पे हाइक्स का माहौल मेरे ख्याल से बरकरार नहीं रहेगा। जैसे हम हर रोज पढ़ रहे हैं, स्टार्टअप्स में ले ऑफ शुरू हो गए हैं, वीसी फंडिंग का माहौल पूरी दुनिया भर में संगीन हो चुका है। एंड वीसी फंडिंग दबेगी, स्टार्टअप्स का पैसा रुकेगा और मेरे ख्याल से आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री में जो भयंकर अट्रिशन और पे हाइक्स का माहौल है वो कुछ हद तक मॉडरेट होगा। ये कंपनी 20 साल से आपको 15-20% टॉप लाइन ग्रोथ दे रही है। इस क्वार्टर भी वैसी ग्रोथ नजर आई। एक्सेंचर के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे थे। 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले एक्सेंचर के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे थे। ऑर्डर बुक भरी पड़ी है। क्लाउड माइग्रेशन, अभी पूरी पिक्चर बाकी है क्लाउड माइग्रेशन में। तो हमको कुछ खास समझ नहीं आता लोग इतना क्वार्टरली रिजल्ट लेके उछल कूद क्यों करते हैं। और जब करते भी हैं क्वार्टरली रिजल्ट, जब इतना साफ साफ आपको दिखा रहा है एक मजबूती का पोजीशन, वो लेके लोग मायूस क्यों होता है? ऑनेस्टली इट्स बियॉन्ड मी। तो हम टीसीएस पहले भी खरीद रहे थे, आज भी खरीद रहे हैं। टीसीएस पे कन्विक्शन पहले भी था और अभी भी है, और आई थिंक ये जो शॉर्ट टर्म इश्यूज हैं वो शायद अगर आप देखें शॉर्ट टर्म तक ही सीमित रहे। ये सौरभ जी का एक व्यू है। जब सौरभ जी लास्ट टाइम 2 टाइम अपीयर हुए थे तब भी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंस यही था, अभी भी अगर आप देखें वही है। लेकिन सौरभ जी, जो पिछली बार आपका कमेंट था और आज का कमेंट, यानी आज की मुलाकात और पिछली मुलाकात में एक बहुत बड़ा डिफरेंशियल कमोडिटीज प्राइसेस में आ गया। मेटल्स का रिवर्सल, एग्री कमोडिटीज का, वीट के प्राइसेस, रबर प्राइसेस, क्रूड भी समहाउ अगर आप देखें आपका 125 की ट्रेजेक्टरी वाला आज 105 की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। इस कमोडिटीज की सॉफ्टनेस को देखते हुए आपके जहन में क्या आ रहा है? आई मीन सबसे पहले आप क्या ग्रिप करना चाहेंगे? और स्पेशली आई मीन जैसे मैं पूछूं तो एफएमसीजी बास्केट, इस पर आपका टेक क्या है इसको लेकर? देखिए, हम कमोडिटी स्टॉक्स में कभी निवेश तो करते हैं नहीं, क्योंकि जैसे आप खुद ही अच्छी तरह के समझा रहे हो, कमोडिटी स्टॉक पे निवेश करना का मतलब है कि आपको मेरे को कि जो भी कमोडिटी में निवेश कर रहा है उसको कुछ दिव्य दृष्टि प्राप्त है कि लंदन मेटल एक्सचेंज में किस प्रकार से एल्यूमिनियम का भाव, स्टील का भाव मूव करेगा। सिंस हमको कोई दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं है एलएमई के भाव पे, तो इसलिए हम कमोडिटी स्टॉक्स में कभी निवेश करते नहीं है। मेटल्स माइनिंग में कभी हमारे क्लाइंट्स का हम पैसा लगाते नहीं है। अगर हम बड़ा पिक्चर देखें, बिग पिक्चर देखिए, ये पूरे इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन की कहानी का, अगर दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स हर क्वार्टर बोल रहे हैं कि हमको इन्फ्लेशन का माहौल भयंकर लग रहा है, हम रेट्स बढ़ा के इकोनॉमी को रिसेशन में धकेलेंगे, अगर वेस्टर्न सेंट्रल बैंक्स हमको बोल रहे हैं कि हम इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा के वेस्टर्न इकोनॉमीज को इन्फ्लेशन रिसेशन में धकेलेंगे, तो जाहिर है कमोडिटी डिमांड कमजोर पड़ेगी अगले 1-2 साल में। और वैसे माहौल में अगर कमोडिटी डिमांड कमजोर पड़ रही है या पड़ने वाली है, इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन का माहौल सस्टेन नहीं करेगा। इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन कूल ऑफ करेगी, कुछ हद तक कर चुकी है, मेरे ख्याल से आगे बढ़कर भी ये पैटर्न बरकरार रहेगा। अगर इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन मॉडरेट कर जाती है, गिर जाती है, तो जाहिर है जो ऑपरेटिंग मार्जिन प्रेशर दिख रहा है, नॉट जस्ट हमारे इन्वेस्टिंग कंपनीज पे, जो ऑपरेटिंग मार्जिन प्रेशर पूरे इंडिया पे नजर आ रहा है, ऑटो सेक्टर पे नजर आ रहा है, अभी टीसीएस की जिक्र कर रहे थे हम, वहां पे भी नजर आ रहा है। तो ऑपरेटिंग मार्जिन प्रेशर का माहौल मेरे ख्याल से काफी हद तक ईज ऑफ करेगा ना। कब करेगा? अगले 3 हफ्ते में करेगा, अगले 3 महीने में करेगा, मेरे को नहीं पता कब ऑपरेटिंग मार्जिन प्रेशर ईज ऑफ करेगा। बट हम उस इंतजार में बैठे नहीं रहते
कि ऑपरेटिंग मार्जिन इंप्रूव करेगा तब मर्सिडीज पैसा लगाएगा, ऐसा नहीं है। हम पैसा लगाते रहते हैं क्योंकि हमको नजर आ रहा है इकोनॉमी में डिमांड की स्थिति इंडिया में आज बहुत मजबूत है। उसके भरोसे हम अच्छे कंपनीज में निवेश करते रह रहे हैं। एट सम स्टेज इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन कूल ऑफ करेगा, हमारे कंपनीज की प्रॉफिट आगे भागेगी, हम अच्छा कमाएंगे। ऑप्टिमिस्टिक रहिए भैया, अगर बाजार में लंबी अवधि में कमाना है तो अच्छाइयाँ ढूंढिए, बढ़िया कंपनियां ढूंढिए। सौरभ सर की तरफ से एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर आता है हमेशा कि मैं बता दूं आप लोगों को, मेरा और मेरी फैमिली का पैसा भी इन फंड्स में इन्वेस्टेड है। सौरभ सर, जो फैमिली का फ्रेश पैसा आ रहा है, आपके दो फंड्स बहुत चर्चा में रहते हैं, वो कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स जो मेरे ख्याल से लार्ज कैप्स या फिर सेक्टर लीडर्स, और दूसरा वो लिटिल चैम्प्स। अरे जब फैमिली का एडिशनल पैसा आ रहा है, किस में ज्यादा चैनलाइज कर रहे हो आप लोग? बिल्कुल। तो हमारा जो फाइनेंशियल फंड है किंग्स ऑफ कैपिटल, करीबन 2 साल, एक्चुअली एग्जैक्टली 2 years ओल्ड है, जुलाई 2020 में लॉन्च हुआ था किंग्स ऑफ कैपिटल। उसमें अच्छे बैंक्स जैसे कि एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, अच्छे एनबीएफसी जैसे कि बजाज फाइनेंस, चोला, अच्छे इंश्योरर्स जैसे कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और एचडीएफसी लाइफ, उस प्रकार के स्टॉक्स किंग्स ऑफ कैपिटल में है। ये फंड सिर्फ 8% रिटर्न दिया है लास्ट 2 साल में, जबकि अंडरलाइंग अर्निंग्स कंपाउंडिंग, इन कंपनीज की अर्निंग्स कंपाउंडिंग करीबन 20% रही है। तो यहाँ पे मेरे को लगता है अगले 2-3 साल में आउटलुक बहुत अच्छा है किंग्स ऑफ कैपिटल स्टॉक्स के लिए, और इसलिए किंग्स ऑफ कैपिटल में मैं और कुछ पैसा लगाने के बारे में सोच रहा हूँ। ऑल ऑफ आवर प्रोडक्ट्स कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स हो, लिटिल चैम्प्स हो, किंग्स ऑफ कैपिटल हो, उसमें मेरा फैमिली का पैसा और मेरा पैसा लगा हुआ है, जैसे आपने समझाया अपने दर्शकों को। किंग्स ऑफ कैपिटल मेरे को लग रहा है अच्छे लेंडर्स में, अच्छे इंश्योरर्स में मेरे को लग रहा है अगले 2-3 साल का आउटलुक बढ़िया है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ वहां पे और इंक्रीमेंटल पैसा फैमिली का लगाऊं। तो आप कह रहे हो बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज, वो स्पेस सबसे ज्यादा फिर आपका, इसका मतलब आपको अट्रैक्टिव लग रही है। अच्छा, किंग्स ऑफ कैपिटल का तो पोर्टफोलियो नहीं, मुझे कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स के नाम याद हैं। अब उसमें आपने अभी भी जो स्टॉक्स के नाम मेंशन करे उसमें क्लियर था, एचडीएफसी बैंक, कोई कोटक बैंक, ये वहां पे भी फीचर करते हैं आपके कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स में। पर कोई आईसीआईसीआई जिसको लेकर स्ट्रीट बुलिश है, कोई एक्सिस जो शायद आईसीआईसीआई के साथ चलेगा, इसको लेकर मार्सलेस बुलिश नहीं हो रहा क्या? क्यों एचडीएफसी बैंक, क्यों कोटक और क्यों आईसीआईसीआई एक्सिस बाहर है? देखिए, किंग्स ऑफ कैपिटल में एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक नहीं है। अगर हम स्टेप बैक करें और समझाएं क्यों हमारी सबसे बड़ी पोजीशन किंग्स ऑफ कैपिटल में एचडीएफसी बैंक है, फाइनेंशियल्स में हमारी सबसे बड़ी पोजीशन एचडीएफसी बैंक क्यों है, काफी इजी एक्चुअली समझाना। अगर आप लास्ट 3 साल के नंबर देखें, इंडिया के इतिहास में, इंडिया के फाइनेंशियल हिस्ट्री में आपको कोई बैंक नहीं मिलेगा जिसने एचडीएफसी बैंक की तरह बैलेंस शीट के दोनों साइड पे, डिपॉजिट के साइड पे और लोन के साइड पे, आपको इंडिया के इतिहास में कोई दूसरा बैंक नहीं मिलेगा जिसने इस प्रकार के, इस रफ्तार से मार्केट शेयर गेन किया है। एचडीएफसी बैंक numbers have been on fire over the last 3 years, both sides of the balance sheet, और बहुत खुशी की बात क्या है कि मार्केट ने उसको अप्रिशिएट नहीं किया है, तो हम भर भर के एचडीएफसी बैंक ले रहे हैं। किंग्स ऑफ कैपिटल में सबसे बड़ा पोजीशन एचडीएफसी बैंक का है। मार्केट शेयर डिपॉजिट्स में, लायबिलिटीज दोनों में एचडीएफसी बैंक 7% से 10% 3 साल में कर दिया है। किसी और बैंक की इंडिया में इस प्रकार की कभी हिस्टोरिक परफॉर्मेंस रही नहीं। इनफैक्ट एचडीएफसी बैंक ने भी कभी इस रफ्तार से मार्केट शेयर कभी पहले गेन नहीं किया। कमाल का प्रदर्शन है, और इसका अभी शेयर प्राइस में मेरे ख्याल से रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, इसलिए हम भर भर के एचडीएफसी बैंक ले रहे हैं। ठीक है, भर भर के एचडीएफसी बैंक ले रहे हैं, अट्रैक्टिव है, और ये उस मेगा मर्जर अनाउंसमेंट के बाद पिटा भी बहुत अच्छी तरीके से। अब तो खैर लो लेवल से बढ़िया रिकवरी, 1300 वाला 1390 के आसपास कामकाज करता हुआ, लेकिन एचडीएफसी बैंक इसीलिए तमाम रीजन जो सौरभ सर ने हाईलाइट करे इसलिए अट्रैक्टिव। वो कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स में हमेशा बातचीत होती थी पेंट स्टॉक्स की। मुझे नहीं पता, अब दो एशियन पेंट्स तो है, बर्जर का पता नहीं क्या स्थिति है, लेकिन वो कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स में हमेशा फीचर करते थे। ये रिसेंटली स्ट्रीट में वो कच्चा तेल अपनी जगह है सौरभ सर, कंसर्न्स बन गए, कोई एक नया प्लेयर बहुत एग्रेशन नंबर 2 पोजीशन पे और एडिशनल केपेक्स लेके आ रहा है, उससे कुछ आपका कन्विक्शन शेकआउट हुआ है या जस का तस बना हुआ है दोनों स्टॉक्स पे? देखिए, 20 साल से देख रहा हूँ कि अलग अलग लोगों को इच्छा रहती है कि हम भी थोड़ा एशियन पेंट्स की तरह कमा ले, राइट। आखिरकार हर एक प्रमोटर इंडिया में आगे बढ़ना चाहता है, हर एक प्रमोटर चाहता है कि उसकी बिजनेस भी एशियन पेंट्स की तरह 40% ROC दिखाए। हर एक प्रमोटर चाहता है कि उसका प्रॉफिट हर 4 साल डबल हो एशियन पेंट्स की तरह। तो हर 3-4 साल बाद नए नए खिलाड़ी उतरते हैं,
अपने दांत खट्टे करते हैं, $1-2 बिलियन गंवाते हैं और फिर टक्कर ना दे पाकर अपना धंधा बेच के निकल जाते हैं। तो ये पहले हो चुका है, कोई नई बात नहीं है। हम आराम से देख रहे हैं कौन आ रहा है। एक खिलाड़ी उतर चुका है, लास्ट 2 साल में कुछ खास कर नहीं पाया है। दूसरा खिलाड़ी बोल रहा है कि अगले 2 साल में उतरेगा। तो बेशक सबको आना चाहिए, कंपटीशन अच्छी चीज है इकोनॉमी के लिए, देश के लिए। बट ऐसा कोई पेंट प्लेयर जो उतरेगा और एशियन पेंट्स के साथ सच में जूझ पाएगा, वो मेरे ख्याल से शायद मेरे करियर में होना मुश्किल है। अच्छा सौरभ जी, मैं शायद टाइटन में बात करता आपसे, लेकिन उससे पहले आशीष के एक प्रश्न के वजह में जो आप बैंकिंग पे उत्तर दे रहे थे, मैं उसका एक सेकंड पार्ट थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहूँगा। अभी कोई मिड कैप बैंकिंग में या फिर एनबीएफसीज में या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में हाल फिलहाल की अगर आप देखें, आपकी जो रीसेंट रीडिंग्स में कोई नया स्टॉक अपीयर हुआ हो जिसको आप ग्रिप करना चाह रहे हो, या फिर आपका कन्विक्शन काफ़ी बड़ा हो? देखिए, हमारे किंग्स ऑफ कैपिटल में 2 हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं। एक का नाम है आवास और दूसरे का नाम है होम फर्स्ट। वो थोड़े अलग अलग सेगमेंट्स में ऑपरेट करते हैं। आवास सेल्फ एम्प्लॉयड सेगमेंट में ज़्यादा हाउसिंग फाइनेंस करता है और होम फर्स्ट सैलरीड सेगमेंट में करता है। दोनों प्लेयर्स की अंडरलाइन जो इन्वेस्टमेंट हाइपोथेसिस हमारे लिए काफ़ी सीधी है। हाउसिंग फाइनेंस का सिलसिला इंडिया में बहुत तीव्रता से बढ़ रहा है। जॉब क्रिएशन इंडिया में जो लास्ट 3 साल के आंकड़े हैं जॉब क्रिएशन के, फॉर्मल सेक्टर जॉब क्रिएशन, दीज आर रिकॉर्ड नंबर्स। करीबन हर महीने करीबन हाफ अ मिलियन से 1 मिलियन फॉर्मल सेक्टर जॉब्स की क्रिएशन हो रही है। इंटरेस्ट रेट्स लो हैं एंड जाहिर है ऐसे माहौल में मॉर्गेजेस का जो डिमांड है रिकॉर्ड लेवल्स पे चल रहा है। और हमको लगता है अगले 3, 4, 5 साल ये कहानी चलती रहेगी। इसलिए अच्छे वेल रन हाउसिंग फाइनेंसियर्स की हमको खोज रहती है। हमने आवास लिया था करीबन 1.5 साल पहले और होम फर्स्ट हमने 2-3 महीने पहले खरीदा है। हमारी उम्मीद है कि जो हाउसिंग फाइनेंस की बूम है, ये दोनों स्टॉक से हमको अच्छा फायदा मिलेगा। तो भाई हाउसिंग फाइनेंस की बूम को प्ले करने के 2 तरीके थे मार्सलस के पीएमएस में, ठीक है। अरे 2 सवाल मैं खत्म कर रहा हूं डिस्कशन को। एक तो वो डॉक्टर लाल पैथलैब्स को, क्योंकि वो मुझे याद है पुराने ऑफिस के टाइम से हम उस पर चर्चा करते रहे, आपके कन्विक्शन लिस्ट में हमेशा इंक्लूडेड रहा। आधा हो गया साल के हाई से, और अब वो कंसर्न्स कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी को लेकर, वो कोई नए नए प्लेयर्स आना और डिस्काउंट मैसिवली ऑफर करना, तो वो थोड़े से शेकी ग्राउंड पे, इसीलिए स्ट्रीट का कन्विक्शन लौट नहीं रहा सर, और रिजल्ट्स में दिखता भी है। आप लोग अगर हेल्थ केयर स्पेस को प्ले करना है तो अभी भी कन्विक्शन उसी डायग्नोस्टिक कंपनी में बना हुआ है, या हॉस्पिटल जो थोड़ा सा मल्टी स्ट्रीम रेवेन्यूज गार्नर कर लेते हैं उनकी तरफ शिफ्ट हो रहा है? देखिए, ऑन द ग्राउंड कोई ऐसे साइंस है नहीं कि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी वास्तव में बढ़ी है डायग्नोस्टिक स्पेस में। बड़ा इंडस्ट्री है, $10 बिलियन का इंडस्ट्री है। केवल 15% इस इंडस्ट्री का ऑर्गेनाइज है। मतलब डॉक्टर लाल, मेट्रोपोलिस जैसे चेन अकाउंट फॉर ओनली 15% ऑफ द इंडस्ट्री। 85% पैथ लैब इंडस्ट्री अभी भी मॉम एंड पॉप, छोटे छोटे दुकानदार टाइप पैथ लैब्स हैं। और जाहिर है एक भयंकर कंसोलिडेशन का सिलसिला चल रहा है, जहाँ पे छोटे छोटे पैथ लैब्स बंद हो रहे हैं और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स है मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे कोई भी टैंजिबल साइन नहीं है कि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ रही है। जो भी आज वॉच कर रहा है प्रोग्राम, जाके अपने खुद इलाके में चेक कर सकता है। कोई भी प्राइसिंग प्रेशर की एक्चुअली वास्तव में साइन नहीं है। जाहिर है जब वीसी का पैसा मिलता है, लोग उछलते हैं वीसी का पैसा लेके, थोड़ा सा फेंकते हैं, थोड़ा सा प्रचार करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं। बिल्कुल करना चाहिए उनको, वीसी का पैसा कुछ किसी तरह से तो इस्तेमाल करना है पब्लिसिटी पाने के लिए। बट हमारे लिए हमको कुछ आशंका नहीं है डॉक्टर लाल पैथ लैब्स के बारे में। नॉन कोविड बिजनेस 15% से ग्रो कर रहा है, जो कोविड के पहले भी कर रहा था, आज भी कर रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन पे कुछ खास इंपैक्ट हमको नजर नहीं आ रही। तुमने लास्ट 3 हफ्ते में करीबन 300 करोड़ ये स्टॉक खरीदा होगा, 300 करोड़ वर्थ ऑफ डॉक्टर लाल खरीदा होगा। और अगर वीकनेस और आई स्टॉक में और खरीदेंगे तो हमको कंसर्न है नहीं इस फ्रेंचाइज के बारे में। सच में कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी पैथ लैब इंडस्ट्री में, डायग्नोस्टिक्स इंडस्ट्री में मटेरियली कुछ बड़ी नहीं है लास्ट 1-2 साल में। ये शायद सच है। जितना जब मैं टेस्ट करने जाता हूँ तो उतना ही महंगा पड़ता है, और जब पेपर में पढ़ता हूँ तो पता चलता है सस्ते हो गए। तो ठीक है, ये ग्राउंड रियलिटी है भाई कि टेस्ट इतने दाम घटे नहीं है। सौरभ से जाते एक आखिरी सवाल। वीरू ने एक सिर्फ बैंक्स फाइनेंशियल्स की बात करी थी, मैं ओवरऑल जानना चाहता हूं कोई नया एडिशन। लास्ट टाइम पोशाक केमिकल्स की लास्ट 2 टाइम से चर्चा हुई। मैं जानता हूं मार्सलस के अपने इन्वेस्टमेंट फिल्टर्स होंगे,
उस कसौटी पे कोई पास हुआ कि नहीं हुआ सर, कोई नया एंट्रेंट? लास्ट 3-4 महीने में कुछ नया तो हमने लिया नहीं है। लास्ट हमारा जो नया एडिशन आई थिंक पोशाक के बारे में हमने बात कर ली है, तो अभी भी रिसर्च जारी है। देखते हैं अगर कोई दूसरा एग्जिट होगा तभी एंट्री की अपॉर्चुनिटी मिलती है। फिलहाल कुछ एग्जिट खास नजर आ नहीं रही है, बट रिसर्च जारी रहती है। अगर कोई अच्छा स्टॉक मिले तो फिर उसको हम रिसर्च करके पोर्टफोलियो लाने की चेष्टा जरूर करते हैं, बट फिलहाल कोई नया कैंडिडेट है नहीं, आई एम सॉरी। तो कोई एग्जिट होता है तभी एंट्री, मतलब हमने नंबर ऑफ स्टॉक्स कैप कर रखे हैं? हाँ जी, हमारी पोर्टफोलियोज कॉन्सेंट्रेटेड होती है। सारे पोर्टफोलियोज हमारे 13 से 15 स्टॉक होते हैं। हाँ। तो जाहिर है अगर अच्छी स्टॉक दिखती है, अच्छी स्टॉक को इतना अच्छा होना चाहिए कि वो हमारे एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में किसी को धक्का देके बाहर कर सके, राइट। तो वो व्यापार होता है कि नया कुछ चल रहा है मार्केट में, मर्सिडीज ले लेगा, वैसा होता नहीं है। कंपनी को इस प्रकार का स्ट्रेंथ होना पड़ता है फ्रैंचाइज में कि हमारे किसी इनकम्बेंट स्टॉक को धक्का मार के पोर्टफोलियो से बाहर करने की क्षमता रखता हो। ओके सौरभ सर, थैंक यू सो मच। और ये एकदम क्लैरिटी, कसौटी पे जो स्टॉक्स पसंद आते हैं उन पे कन्विक्शन के साथ बैठे रहें। एक आध क्वार्टर के एबिरेशन या उसमें 2.5 की जगह 2.25 हो गया, 2.25 हो गया, परफॉर्मेंस उस पर ज्यादा मत जाइए। लॉन्ग टर्म के लिहाज से अट्रैक्टिव बेट्स हैं तो उन पे डटे खड़े रहिए। और जो स्टॉक स्पेसिफिक मार्सलर्स की पिक्स थी उन पे तो खैर हमने बातचीत करी ली। हम सबको क्लैरिटी आ गई उन स्टॉक्स को लेकर जिस पर आमतौर पे फंड मैनेजर चर्चा नहीं करते, तो हमारी लकीली बातचीत हो गई कई सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स में। इस बीच पीछे से आपको आपकी स्क्रीन पे कोटक के श्रीकांत चौहान साहब जुड़ते हुए नजर आएंगे। श्रीकांत, थोड़ा सा डिले के साथ श्रीकांत के पास जा रहे हैं, तो सॉरी उसके लिए श्रीकांत। एक काम करते हैं, शुरुआत तो कर दें जरा मार्केट के मूड चेक के साथ और आपकी प्रेफर्ड ट्रेड्स के साथ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। देखिए, वैसे लगता है कि मार्केट जो है वो रिजल्ट सीजन के अंदर आ चुका है, तो डोमेस्टिक न्यूज फ्लो के ऊपर मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड डिसाइड होगा। नो डाउट कि जो मार्केट की ओपनिंग रहेगी वो एसजीएक्स निफ्टी को फॉलो करेगी या तो वर्ल्ड मार्केट्स को फॉलो करेगी, लेकिन उसके बाद का जो ट्रेंड होगा वो मुझे लगता है कि ऑलवेज डोमेस्टिक न्यूज फ्लो को फॉलो करेगा, और जैसे रिजल्ट आने वाले रहेंगे उसी बेसिस पे हमें मार्केट में एक्टिविटी देखने मिलेगी। और आज इसी वजह से इतने वीक खुलने के बाद भी वापस मार्केट 16,130-140 के करीब आ चुका है। हमें लगता है कि मार्केट थोड़ा और वक्त इसी रेंज में निकाल सकता है, बिटवीन 16,000-16,275। 16,275 के निकलने के बाद 16,400 के लेवल्स नजर आते हैं। और अगर आज मार्केट ड्यूरिंग द डे बिकॉज ऑफ एनी रीजन अगर 16,050, 16,070 के करीब अगर आता है, तो मुझे लगता है कि वहां पे लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। करंट लेवल्स पे हमें लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक व्यू रखे और मिड कैप, स्मॉल कैप या तो मे बी जो सेक्टर्स काफी परफॉर्म कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस करें। इसी बेसिस पे अगर स्ट्रेटेजी बनाई जाए और अगर स्टॉक्स को अगर सिलेक्ट करें, तो हमें लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये एक स्टॉक है कि जो पिछले 3 या 4 दिनों से अगर आप देखेंगे तो 480-490 के रेंज में ट्रेड कर रहा है और एक साइडवेज कंसोलिडेशन पैटर्न बना रहा है। ओवरऑल सेक्टर परफॉर्म कर रहा है। हमें लगता है कि ये स्टॉक एक बार 505-510 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से स्टेट बैंक को लॉन्ग किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे 480 रुपए का, और साथ ही साथ कैपिटल गुड्स और इंजीनियरिंग में अच्छी तेजी बनी है, तो हमें लगता है कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्ट में भी बनी है, तो वहां पे हमें लगता है कि आईआरबी इंफ्रा भी फोकस करे। 215 के करीब ट्रेड कर रहा है। एक स्विंग हाई उसने क्रॉस किया है। 225 के टारगेट नजर आ रहे हैं। हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 210 रुपए। ओके, ये हो गई आज की प्रिफर्ड पिक्स। श्रीकांत, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। इस नोट पर वीरू कह रहे थे कि बाहर की बारिश देखने जाना चाहते हैं। कह रहे हैं इस सीजन की पहली ढंग की बारिश हो रही है। कि आवाज बारिश की आ रही है, वीरू के माइक की आ रही है? तो वीरू अब आप जा सकते हैं। बारिश में थोड़ा नहाएगा मत, नहीं तो शो करने में दिक्कत आएगी आपको। देख के आ सकते हैं आप। अभी भी हो रही है क्या? कंटिन्यू हो रही है बारिश? थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। नहीं पता है, अंदाजा ही नहीं, कुछ अंदाजा ही नहीं है। शीशों में ऐसे घिरे हुए बैठे हैं कि बारिश का अंदाजा ही नहीं। चलिए नीरज जी, ठीक है, सेशन तो कल जैसे रेजिलियंस कह सकते हो आप, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, ब्रॉडर मार्केट तो बढ़िया रिकवर कर गए और तेजी से रिकवर। और हाँ, 1/3% उछाल के साथ 1/4% मिड कैप ऊपर है। यही तो कमाल है। रुपया कहाँ पहुंच गया? 79.62 रुपये आ गया। मैं वही तो कह रहा हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। रुपया कहीं भी जाए, 79.62 रुपये आ गया। 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 79
महंगाई कहीं पे जाए, अपने को खरीदना तो लेना है। खैर अच्छी बात है। 62 पॉइंट्स केवल मात्र डाउन। और रुपये इस वक्त देखिए 79.62 यानी $1 की कीमत 79 रुपये 62 पैसे हो चुकी है। आज ये 0.23% और कमज़ोर हुआ है। याद दिला दूं, कल जो एक उपाय आरबीआई ने किया था उसका इससे कोई लेना देना नहीं था कि करेंसी को स्ट्रॉन्ग करना या बचाना या रोकना, कुछ नहीं था। वो सिर्फ एक सेटलमेंट ईजी करने का एक तरीका था कि आप अपनी करेंसी में सेटलमेंट कर सकें। खैर देखते हैं दिन के दौरान कैसे चीज़ें बढ़ती हैं। हमारा भी इन्फ्लेशन आना है, फिर कल यूएस का इन्फ्लेशन आना है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन बाजार इस वक्त अच्छे रेजिलियंस के साथ काम कर रहा है, तो अच्छा है। हम लोग फ्लो के साथ चलेंगे। शुरुआत करें हेडलाइंस के साथ।